स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। नीतीश सबके फेवरेट हैं, ये नारा अब बिहार में सुनाई पड़ रहा है और इस नारे के बड़े बड़े पोस्टर बिहार में लगाए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। प्रगति यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे हैं और उनकी प्रगति यात्रा को जोड़कर भी ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या काम बिहार के लिए किए हैं, नीतीश कुमार कितने स्वीकार्य हैं। बाकायदा जो नारे नीतीश कुमार के समर्थन में लिखे जा रहे हैं, नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। इसलिए तो 2025 में फिर से नीतीश, ये जेडीयू की तरफ से लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं। अब इससे क्या हासिल नीतीश कुमार को होगा या नीतीश कुमार का क्या 2025 में होगा, ये अब बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। और इस यात्रा या इस पोस्टरबाजी को देखा जाए या इन नारों को देखा जाए, अपने नेता के लिए ऐसे नारेबाजी जरूर हर्षवर्धन जी हर एक पार्टी की तरफ से की जाती है, लेकिन चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, नीतीश कुमार को जेडीयू एक बार फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा नीतीश कुमार को, क्या वो दूल्हा बने रहेंगे या सेहरा किसी और के सर पर सज जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि औपचारिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर वक्तव्य में, सार्वजनिक चर्चा में नीतीश जी ही नेता रहेंगे। लेकिन चुनाव आते आते या कहें कि चुनाव परिणामों के बाद मुझे निजी तौर पर ऐसा नहीं लगता कि ऐसी स्थितियां रह जाएंगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे। एक ये भी हो सकता है जो इस बार नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था, आपको ध्यान में होगा कि चूंकि अमित शाह ने पहले कह दिया था कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। हो सकता है कि तब तक नीतीश जी स्पष्ट तौर पर कह दें या वो कहने की भी स्थिति न हो, मतलब इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएं कि उनकी कहने न कहने की बहुत कोई स्थिति न बने। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के लिए एक, जिसको कहें कि पूरा बदलाव की, परिवर्तन की राजनीति है। उनको सचमुच ठहर कर सोचना चाहिए। वो सोचने का वक्त 5 वर्ष पूर्व था, अभी नहीं सोचा। अब कम से कम 25 की शुरुआत में वो इत्मीनान से सोच लें और खुद को उन्हें इस रेस से बाहर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए ऐसा कर रही है कि एक वर्ग है जो सिर्फ नीतीश के साथ रहता है, उस वर्ग को यह नहीं लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह के सम्मान में कोई कमी की है। मुझे बस इतना ही लगता है, यह चुनाव भाजपा का है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में है। और तेजस्वी का एक बयान मुझे ठीक लगता है, अब नए बीज के अंकुरित होने का समय आ गया है। जन जन के नीतीश, संपूर्ण बिहार के नीतीश, ये जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है। चुनावों से ठीक पहले यात्रा निकाल रहे हैं, आखिरी वक्त तक पुरजोर कोशिश तो की जाएगी नीतीश कुमार की तरफ से, विजय जी, कि वही रहे सीएम का फेस या वही सीएम की कुर्सी पर बैठे अगर एनडीए सत्ता में आती है तो। देखिए, जेडीयू जो है अपने नेताजी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए पोस्टर लगाए, नारे लगाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग अपना काम करते हैं कि अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग नेता को अपनी वजह से आगे बढ़ाते हैं, ये भी एक सेवा भाव भी होता है, सेवा भाव में भी कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं, वो है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब 2025 में नीतीश कुमार जी के लिए बहुत जगह है। वैसे राजनीति में कोई संभावनाओं को ऐसे मतलब रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब समय बदल रहा है और अगला चुनाव मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच होने वाला बड़ा मुकाबला जो होगा वो उसमें होगा। अब कौन सरकार बनाएगा वो तो उस समय देखेंगे कि क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार जी के साथ रहती है, वैसे तो अब उनको खुद को ही छोड़ देना चाहिए। पिछली बार उन्होंने कहा था कि आखिरी चुनाव है, लेकिन खैर ठीक है, वो तो जो उनका होगा। भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश जी के साथ जाएगी, मतलब जाना ही है मुझे लगता है, तो वो महाराष्ट्र की तरह से ही राजनीति होगी कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। तो बिहार को भी इस संभावना से आप इनकार करके मत देखिए। यदि लड़ते हैं, एक तो कितनी सीट उनकी आती है, पहले तो जेडीयू की सीट जब आएगी तभी नीतीश कुमार जी होंगे, और अब वो जितने थे उससे भी यदि कम हो जाती है तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि एक एनडीए गठबंधन के तौर पर उनके साथ जाए और उनके चेहरे पर चुनाव में उतरने की कोशिश करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अभी कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो नेता चुनाव तक ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
ठीक है, अब 2025 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है। बिहार में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, या बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, ये तो आगे जरूर धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और बात अब कांग्रेस की कर लेंगे, जो हर किसी पर सवाल खड़े कर रही है। पहले कांग्रेस न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ी कर चुकी है, तमाम एजेंसियों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर चुकी है, संसद में उनके साथ पक्षपात होता है ये कांग्रेस जरूर बता चुकी है, चुनाव जो है वो क्लियर तरीके से नहीं होते हैं ये कांग्रेस पूरे देश के सामने रख चुकी है। अब एनएचआरसी के चेयरमैन को चुनने की जो प्रक्रिया है वो भी त्रुटिपूर्ण है। वो कांग्रेस के जो नेता हैं बता रहे हैं फंडामेंटली फ्लॉड बताया गया है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, कि सब में फ्लॉ है, कमी है। और इसकी वजह यह है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वी रामा सुब्रमण्यम का जो नाम है चेयरमैन के तौर पर उसका ऐलान कर दिया। बाकायदा एक कमेटी होती है जिसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी अपना नाम सजेस्ट करते हैं। लेकिन सरकार जिसकी होती है अमूमन आप ये कह सकते हैं कि चेयरमैन उन्हीं की तरफ से बनता है या उन्हीं नामों का बनता है। और इसी पर आपत्ति जता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी की पूरी कांग्रेस, और ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत है, ये पारदर्शी प्रक्रिया है नहीं, ये जो चुना जा रहा है एनएचआरसी के चेयरमैन को ये गलत तरीके से चुना जा रहा है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। समीर जी, एक चीज बची थी, अपने मन मुताबिक नाम सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब ये भी गलत है, ये भी सब कुछ खराब है, इसे भी चेंज कर दीजिए। देखिए, जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास बहुमत होगा वही तो तय करेगा ना। एक व्यवस्था बनी हुई है, विपक्ष का नेता रहता है उसके अंदर, ठीक है। आपके पास 10 साल विपक्ष का नेता का पद नहीं रहा। अधीर रंजन चौधरी आपके लोकसभा में पार्टी के नेता थे, तो अधीर रंजन चौधरी को बुलाया था ना जब सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति हो रही थी, उस समय भी अधीर रंजन चौधरी ने आकर कहा था कि मुझे शामिल नहीं किया गया, मुझे पहले बताया नहीं गया, मुझे रात को सूची दी गई और सुबह नियुक्ति होने वाली थी। तो भाई लोकतंत्र के अंदर जिसके पास बहुमत होगा सरकार नियुक्त करेगी। सरकार का विपक्ष के हिसाब से नियुक्त करेगी कि किसे नियुक्त करना चाहते हो। कांग्रेस की जब सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो कांग्रेस ने तय किया कि किस पोस्ट पर किसको बिठाना है। तब क्या उन्होंने कहा क्या कि जो विपक्ष जिसकी मांग कर रहा है मुझे उसको पता बिठा देंगे। दरअसल अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस तरीके से 2014 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्र के अंदर सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बन गए, अब कांग्रेस विपक्ष का नेता पद लेने का स्थिति में आ चुकी है। इस बार राहुल गांधी नेता बन गए, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि अब वो शैडो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक्ट भी ऐसा करते हैं कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। उस दिन प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा में पार्टी के नेता, उनको और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उनको उस दिन पार्लियामेंट में अपने कैबिनेट में बुलाया था चर्चा करने के लिए। उनसे बातचीत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने नाम तय किया है। तो उसके जिसके पास बहुमत होगा वो होगा। आप अपनी राय दे सकते हो कि आपको किसको नियुक्त करना है, बाकी सदस्य किसके फेवर में उसके हिसाब से तय होगा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एक स्टैंड ले लिया है कि चुनाव होंगे तो चुनाव आयोग पे आरोप लगा दो, ईवीएम पर आरोप लगा दो कि ईवीएम के कारण चुनाव हार जाते हैं, कहीं और कुछ बात आएगी तो जितनी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर आरोप लगा दो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जज के ऊपर आरोप लगा दो, तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को आप कटघरे में खड़ा कर दो, आप ईडी पे आरोप लगा दो, आप सीबीआई पे आरोप लगा दो। और अब जो चुनाव की जो प्रक्रिया बनी हुई है नियुक्त करने की, उसके हिसाब से जब अगर बैठक हो रही है तो बैठक में आप शामिल होते हो, अपना नाम देते हो, बहुमत पे जिस नाम पे सहमति बनती है सरकार उसे नियुक्त कर देती है। फिर बाहर आकर आप कहते हो कि नहीं साहब ये ठीक नहीं हुआ, नियुक्ति प्रणाली ठीक नहीं है, नियुक्ति ऐसे होना चाहिए कि विपक्ष नेता जो बोले वो होना चाहिए, भले उसके पास बहुमत हो तो नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि 2004 से लेकर 2014 तक का अपना कार्यकाल नहीं भूलना चाहिए। और उसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्ति की है, इंदिरा गांधी ने नियुक्ति की है। वो कार्यकाल भूले नहीं है ना, इसलिए उनको लगता है कि जो नाम उन्होंने रखा है वही नाम चुना जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है हर्षवर्धन जी कि वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा या जो नाम उन्होंने रखा, जिस नाम का उन्होंने प्रस्ताव रखा वही बेस्ट है। कांग्रेस ही सब कुछ समझ पा रही है, बाकी कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। देखिए, ये जो इस तरह की नियुक्तियां होती हैं उसका ये जो नियुक्ति की समिति बनती है वो कैसे बनती है वो थोड़ा समझना चाहिए। जब उसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि जो उसकी अर्हता है, जो शर्तें हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई ऐसा दागदार व्यक्ति तो नहीं है जिसको
कोई सरकार आई है और वो कह रही कि हम इनको शामिल कर लेंगे। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा हो। अगर उन शर्तों पर नहीं है तो जो नाम आते हैं उसमें जो सरकार के पक्ष का नाम होता है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसमें चेयरमैन राज्यसभा होते हैं, उसमें होम मिनिस्टर होते हैं, तो वो आमतौर पर उन्हीं का जो नॉमिनी होता है वो बनता है। अब एनएचआरसी चेयरमैन के तौर पर ये फॉर्मर जस्टिस सुब्रमण्यम साहब, बड़ा शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारा वाला बन जाए तो वो फिर सरकार क्यों चाहेगी? ये भी तो सवाल है ना कि वो सरकार क्यों चाहेगी। और इस तरह की नियुक्तियों पर सवाल खड़ा करके दरअसल आप पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी की पूरी राजनीति यही है कि किसी तरह से संस्थाओं को घेरे में लाया जाए और उससे संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया जाए। 10 वर्षों में वो सफल नहीं हुए, अब आगे भी उनकी यही कोशिश है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो नेता प्रतिपक्ष है, थोड़ा तो राजनीति का तरीका बदलना चाहिए। ठीक है, लेकिन भरपूर कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे उछाले जाएं और बिल्कुल सेंट्रिक राहुल गांधी मुद्दों को रखना चाहते हैं अपने ऊपर। फिर वो जगह जगह राज्यों में भी जा रहे हैं जहां पर उन्हें जाना सुटेबल लग रहा है। हाथरस राहुल गांधी चले जाते हैं, कोशिश वो संभल जाने की भी करते हैं। परभड़ी महाराष्ट्र का जहां हिंसा हुई थी वहां भी राहुल गांधी जाते हैं और अटैक करते हैं उन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उनका ये बयान राहुल गांधी के परभड़ी दौरे को लेकर आया। फडणवीस ने कहा कि परभड़ी में हिरासत में मारे गए दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी के परिजनों से राहुल का मिलना नफरत पैदा करने के लिए था। दरअसल कल राहुल गांधी ने परभड़ी में सोमनाथ के परिजनों से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या पुलिस द्वारा की गई थी क्योंकि वो एक दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। राहुल के इस बयान को लेकर फडणवीस ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर बहुत गंभीर है। न्यायिक जांच के आदेश हमने दिए हैं, न्यायिक जांच में सब सच सामने आएगा। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जाती जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी ही घोषित केलेली आहे। न्यायालयीन चौकशीमध्ये या संदर्भातलं सगळं सत्य आणि तथ्य बाहेर येईल। काहीही लपवण्याचं कारण नाहीये आणि जर त्या चौकशीमध्ये कुठल्याही प्रकारे मारहाणीमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे हा मृत्यू झालाय असं बाहेर आलं तर कोणालाही सोडलं जाणार नाही। कठोरात कठोर अशा प्रकारची कारवाई ही केली जाईल। देखिए, नई नई सरकार है महाराष्ट्र की। देवेंद्र फडणवीस उसी अंदाज में विरोधियों पर अटैक बोल रहे हैं जैसा आपने चुनावों में देखा होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अभी सिर्फ विरोधियों को जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो अपने नाराज हो रहे हैं पोर्टफोलियो बंटने के बाद या बंगले के अलॉटमेंट के बाद, उस पर भी देवेंद्र फडणवीस बड़ा सतही होकर अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से या दूसरे दल के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मान अपमान तो होता ही रहता है राजनीति में, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें सरकार की तरफ सोचना होगा। नीतीश राणे भी कह रहे हैं कि काम महत्वपूर्ण है, मंत्रालय के हिसाब से शायद घर मिले हैं सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मामले को सॉल्व करेंगे। चूंकि मामला 3 दल हैं, बीजेपी है, अजीत पवार है और इसके साथ ही साथ शिंदे गुट भी है, तो इसलिए नेताओं में इस बंगले अलॉटमेंट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन इसे भी बड़ी समझदारी, बड़ी सूझबूझ के साथ देवेंद्र फडणवीस सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं और सुलझा पाएंगे ना ये सब कुछ। समीर जी, अगर बिल्कुल आसान भाषा में आप समझाएं कि बंगलों को लेकर झगड़ा हो, पोर्टफोलियो को लेकर झगड़ा हो, विरोधियों पर निशाना भी साधना हो, ये सब कुछ एक साथ कर लेंगे देवेंद्र फडणवीस? निश्चित रूप से देखिए, देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी जो शिवसेना थी जिनके साथ गठबंधन में शामिल थी, उनके साथ बंगलों के बंटवारे को लेकर थोड़ा एक मनमुटाव हुआ था। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो बंगले बने हुए मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के बंगले या राज्य मंत्री के जो बंगले मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, क्योंकि बंबई के अंदर एक जगह का समस्या रही है। कुछ बंगले बहुत शानदार बने हैं, सी बीच की तरफ निकलने वाले कॉर्नर की तरफ के बंगले बने हुए हैं, उनके लिए पार्किंग की स्पेस ज़्यादा है। कुछ लोकेशन वाइज बहुत अच्छे बंगले हैं, तो सब मंत्रियों को लगता है कि जो अच्छे लोकेशन के बंगले वो हमें मिले और लंबे समय से वो कुछ मंत्रियों के पास रहे हैं।
जैसे मुख्यमंत्री का बंगला है, उसके बाद सागर जो उप मुख्यमंत्री का बंगला है, उसके बाद सुधीर मुनगंटी के पास बहुत अच्छा बंगला रहा, दीपक केसरकर कैबिनेट मंत्री उन्होंने बहुत अच्छा बंगला लिया था। अब दीपक केसरकर मंत्री नहीं है, उन्हें वो बंगला खाली करना पड़ेगा। तो बंगले को लेकर महाराष्ट्र के अंदर एक हमेशा से मंत्री संवेदनशील रहे हैं। और अभी भी खबर आ रही है कि कई मंत्रियों ने जो अब इस बार मंत्री नहीं बने, उन्होंने अभी अपने बंगले खाली नहीं किए। जब उनसे कहा गया है कि बंगले खाली करना है तो उन्होंने कहा है कि हमारे साहब कह रहे हैं कि आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे तो मुझे बंगला मिलेगा, तो मैं इसी बंगले को कंटिन्यू कर लूंगा। मैं उसकी एप्लीकेशन अभी लगा देता हूं कि मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। और महाराष्ट्र के जितने लोग मंत्री नहीं बने उन सब लोगों ने कम से कम 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है बंगला खाली करने के लिए। और उसने तमाम कारण दिए, किसी ने हेल्थ का इश्यू दिया है कि स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट पास पड़ता है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई का हवाला दिया है, किसी ने दूसरे कारण दिए। छगन भुजबल ने भी अपने बंगले का एक्सटेंशन मांगा है कि मुझे 6 महीने और दिया जाए, हो सकता है मैं कहीं मंत्री बनूंगा तो मुझे फिर वहां रहने को मौका मिलेगा। तो यह समस्या महाराष्ट्र के अंदर हमेशा रही है। देवेंद्र फडणवीस एक समझदार नेता है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो जानते हैं कि नेताओं की महत्वाकांक्षाएं कैसे रहती है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, वो किसको कहाँ शिफ्ट करना है। तो ये एक सरदर्द रहेगा देवेंद्र फडणवीस के सामने। और सिर्फ ऐसा ये नहीं है कि अभी समस्या का समाधान होगा, ये आने वाले समय भी बना रहेगा। जानते हैं देवेंद्र फडणवीस, इसलिए कह रहे हैं कि भाई राजनीति में अपमान वगैरह सब चलता रहता है, कैसे सुलझाना है इस मसले को, ये भी देवेंद्र फडणवीस जानते हैं। इसलिए बड़े हल्के अंदाज में मीडिया से जब मुखातिब हुए तो कहा कि अपमान वगैरह तो चलता रहता है, लेकिन विरोधियों पर बड़े तीखे अंदाज में हमला देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं और अभी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।